जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, भावना योग और मानसिक स्वास्थ्य। चैप्टर 9 में हमने देखा कि भावना योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोगी है। आज हम देखेंगे भावना योग और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। मन की उलझनों का सरल समाधान भावना योग है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही उसकी मुक्ति का साधन है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम एक अजीब से विरोधाभास का सामना कर रहे हैं। हमारे पास समय की प्रत्यक्ष कमी भले न हो और आधुनिक सुख सुविधाओं और साधनों की भी कोई कमी नहीं है, फिर भी एक गहरी बेचैनी, एक अंतर्निहित असंतोष हमारे मन को घेरे रहता है। तनाव, चिंता, अवसाद, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन की गुणवत्ता को लगातार कम कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका मूल कारण है हमारे मन के भीतर अनियंत्रित और कुंठित भावनाएं हैं। जब विचार अनियंत्रित होकर एक अंतहीन चक्र में घूमते रहते हैं, तो जीवन दिशाहीन और बोझिल लगने लगता है। हम बाहरी दुनिया में समाधान खोजते हैं, जबकि समस्या की जड़ हमारे अपने अंतर मन में छिपी होती है। यहीं से मानसिक अस्वस्थता की शुरुआत होती है, एक ऐसी स्थिति जो धीरे धीरे हमारे समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। परंतु हर समस्या का एक समाधान होता है और मन की इन उलझनों का एक अत्यंत प्रभावी और शाश्वत समाधान है भावना योग। यह एक ऐसी प्राचीन भारतीय पद्धति है जो हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा देने की कला सिखाती है। तो हमारे मन के अंदर जो अनियंत्रित और कुंठित भावनाएं हैं, उन्हीं से मानसिक अवस्थाओं की शुरुआत होती है और उसका एक समाधान है जो कि शाश्वत है और अत्यंत प्रभावी है, जो कि यूनिवर्सल है और बहुत ही इफेक्टिव है, और वो समाधान है भावना योग। इसमें पहला हम देखते हैं मानसिक समस्याओं की जड़ क्या है। तो मानसिक समस्याओं की जड़ है असंतुलित भावना। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करता है कि हमारी अधिकांश मानसिक समस्याओं के मूल में हमारी भावनाएं ही होती हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उक्ति है, लगभग हर मानसिक रोग के पीछे कोई ना कोई अव्यक्त, दबी हुई या अनसुलझी भावना होती है। तो कोई भी मेंटल डिजीज है या मेंटल डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर है, ओसीडी है, उसके पीछे कोई ना कोई अव्यक्त ऐसी भावना जिसको आप कभी व्यक्त नहीं कर पाए और वो आपके अंदर दब गई। वो आपके अंदर आप हो सकता है कि वो आपको पता भी नहीं हो, वो आपके अवचेतन मन में हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो। या कोई भावना है जो अनसुलझी है, जिस भावना में आप उलझ गए हो, आप उसे सुलझा नहीं पाए। हमारे भीतर अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। डर, किसी प्रिय वस्तु या किसी व्यक्ति के खोने का दुख, अपराध बोध या ग्लानि, दूसरों से अनुचित अपेक्षाएं, ईर्ष्या और द्वेष। इन सब भावनाओं को स्वस्थ रूप से जब व्यक्त नहीं किया जाता या उन्हें सही ढंग से समझा या संसाधित नहीं किया जाता, तो वे हमारे अवचेतन मन में दब जाती हैं। समय के साथ यही दबी हुई भावनाएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं और एंजाइटी यानी कि अत्यधिक चिंता, डिप्रेशन, अवसाद, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, विभिन्न प्रकार के फोबिया, अकारण भय और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं के रूप में प्रकट होती है। तो हर मानसिक रोग के पीछे कोई ना कोई भावनाएं हैं, और भावनाएं जो हैं वो कई बार तीव्र भावनाएं अनेक प्रकार से उत्पन्न हो जाती हैं। आपको किसी डर की वजह से तीव्र भावना उत्पन्न हो, या कोई आपने बहुत ही अत्यधिक प्रिय व्यक्ति या वस्तु को खो दिया, या आपको कोई आपसे कुछ गलत हो गया, आपको अपराध बोध और ग्लानि है, आपने दूसरों से कुछ अपेक्षाएं करी वो पूरी नहीं हुई, या आपको किसी के साथ में ईर्ष्या है या द्वेष है। तो इन भावनाओं को जब आप प्रॉपरली चैनल नहीं करते हैं, इनको स्वस्थ रूप से व्यक्त व्यक्त नहीं करते हैं, आप गुस्से में या बड़बड़ा के निकालना, उनको व्यक्त करना नहीं है, वो अनहेल्दी एक्सप्रेशन है। जब आप उसको हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं या उन्हें सही तरीके से समझ के संसाधित कर सकते हैं कि आप उस भावना को समझ के उसे आप
मैनेज कर सकते हैं, तो वो अवचेत जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में दब जाती है। और समय के साथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर सालों से कोई भावनाएं आपके अंदर दबी हुई हैं या व्यक्त नहीं हुई हैं प्रॉपर हेल्दी वे में, तो वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं, और वो विकराल रूप प्रकट होता है एंजाइटी के रूप में, या डिप्रेशन के रूप में, या ओसीडी के रूप में, या किसी प्रकार के फोबिया के रूप में। उदाहरण के लिए, निरंतर असफलता का डर यदि दबा दिया जाए और उस पर काम न किया जाए, तो ये धीरे धीरे सामान्यीकृत चिंता, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, जहां व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर अत्यधिक चिंतित रहने लगता है। इसी प्रकार किसी गहरे नुकसान या धोखे से उत्पन्न क्रोध यदि व्यक्त ना हो पाए और भीतर ही भीतर सुलगता रहे, तो यह अवसाद या अन्य गहरी समस्याओं को जन्म दे सकता है। भावना योग इन दबी हुई असंतुलित भावनाओं को सबसे पहले स्वीकारने की प्रक्रिया पर बल देता है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती, वह एक ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है। स्वीकृति के बाद भावना योग उन भावनाओं को सही दिशा देने की साधना है, ताकि वे विनाशकारी न बनकर रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित हो सके। यह भावनाओं के प्रबंधन से कहीं आगे जाकर उनके रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो भावना योग में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपनी इन दबी हुई या अनसंतुलित भावनाओं को सबसे पहले स्वीकारें कि हाँ, ये एग्जिस्ट करती हैं। बहुत से लोग डिनायल में रहते हैं कि वो मानने को ही नहीं तैयार है कि अरे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं तो ऐसा नहीं फील करता। उनको बस अपने आप को अच्छा दिखाना है। दुनिया को आप माने ना माने, लेकिन अपने अंदर ये स्वीकारने की गुणवत्ता लाएं कि हाँ, मेरे अंदर ये भावना है। और ये कदापि नहीं सोचें कि भावना अच्छी है या बुरी है। कि अगर मैंने ग्लानि करी, या मैंने क्रोध किया, या मैंने ईर्ष्या करी, या मैंने द्वेष किया, तो मैं बुरा इंसान हूं या मैं अच्छा इंसान हूं, मेरे पास में अच्छी भावना है। तो कोई भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। हम किस बात को देख रहे हैं कि भावना एक ऊर्जा का रूप है। और अगर आपके अंदर ये नेगेटिव भावनाएं, डर, चिंता, भय, ग्लानि, अपराध बोध, ये नेगेटिव भावनाएं हैं, तो आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को अगर आपने सही तरीके से चैनल नहीं किया, तो वो बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होगी। और अगर आपने उसको सही तरीके से दिशा या चैनल कर दिया, तो वो रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित हो सकेगी, और उससे आपका भावनाओं का रूपांतरण हो जाएगा। तो आपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कर दिया। तो एक समझिए कि एनर्जी की पावर है, अब वो एनर्जी की पावर नेगेटिव है आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल 100 वॉट की एनर्जी है, लेकिन आपके पास में 100 वॉट की नेगेटिव एनर्जी है। अगर आपने उसको चैनल करके पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया, तो आपके पास में 100 वॉट की पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। जबकि नॉर्मल उसमें आप शायद सिर्फ 10 वॉट में ही होंगे, अगर आपके पास में ना कोई पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है। तो नेगेटिव भावना होना कोई बुरी बात नहीं है, या वो इंसान को बुरा नहीं बताती है। बस ये स्वीकार करना है कि हाँ, ये नेगेटिव भावना है और हमें इसे रूपांतरित करना है। तो वो ऊर्जा का समूह है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहीं सुना था कि जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसके पास में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी सारी ऊर्जा जो है सिर्फ नेगेटिविटी में है। क्योंकि क्रोध जो है बहुत हाई इंटेंस एनर्जी है। कभी देखा है इंसान क्रोध करता है तो उसका पूरा शरीर तमतमाने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। तो उसके अंदर वो ऊर्जा है, हाई इंटेंस एनर्जी फील्ड है। लेकिन वो हाई इंटेंस एनर्जी फील्ड नेगेटिव है। अगर आपने उस हाई एनर्जी इंटेंस एनर्जी फील्ड को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो वो इंसान बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है, खुद के लिए भी और संसार के लिए भी। क्योंकि वो उसके पास में वो ऊर्जा है, उसकी आत्मा में वो ऊर्जा है। लेकिन वो ऊर्जा जो है वो नेगेटिव उसमें अटकी हुई है, ना कि वो पॉजिटिव में चैनल्ड है। तो भावना योग हमें सिखाता है कि उसको रूपांतरण कैसे करें, नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कैसे बदलें। दूसरा है भावना योग मानसिक स्वास्थ्य की 5 सुनहरी चाबियां। भावना योग कोई जटिल या रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कुछ सरल और गहन अभ्यासों का समुच्चय है, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की 5 चाबियां कहा जा सकता है। यह अभ्यास हमारे मन और भावनाओं पर गहराई से काम करते हैं। तो देखते हैं कि ये 5 चाबियां क्या है। पहली है प्रार्थना। मन को एकाग्र और सकारात्मक बनाने का आधार प्रार्थना।
केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह मन को एकाग्र करने और उसमें सकारात्मकता का संचार करने का शक्तिशाली माध्यम है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना आत्मा को उसकी आंतरिक दुर्बलताओं का बोध कराती है और उसे आत्मशुद्धि की दिशा में प्रवृत्त करती है। यह हमें जीवन के प्रति कर्तव्यशीलता, विनम्रता और संतोष का पाठ पढ़ाती है। तो प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि हमने धार्मिक क्रियाकलाप कर लिया या दो चार स्रोत हैं वो बोल लिए या पूजा पाठ कर लिया, वो प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का अर्थ, सच्चा अर्थ है कि आपने अपने मन को एकाग्रचित्त करके उसके अंदर देखा कि मेरे अंदर क्या दुर्बलताएं हैं, और उस दुर्बलता को दूर करने के लिए या अपनी आत्मशुद्धि के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। तो वो आपकी प्रार्थना है कि जहाँ पे आप कर्तव्यशीलता और विनम्रता या संतोष अपने अंदर, अगर आप ऐसे गुणों की बढ़ोतरी करते हैं तो आपकी वो प्रार्थना है। सिर्फ धार्मिक कर्मकांड करना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हमारे मन को बाहरी दुनिया की अनावश्यक उत्तेजनाओं और विकर्षणों से हटाकर हमारी आंतरिक शक्ति और शांति के स्रोत से जोड़ती है। नियमित प्रार्थना से मन में आशा और विश्वास का संचार होता है, जो अकेलेपन और निराशा को दूर करने में सहायक है। तो प्रार्थना जो है हमारे को जो आउटसाइड के, बाहर के अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटा के हमारे इंटरनल पावर से हमें जोड़ती है। और अगर आप रेगुलरली उसका प्रयास करें तो इससे आपको आशा और विश्वास का संचार होता है, जिससे अकेलेपन और निराशा दूर होता है। दूसरी चाबी है प्रतिक्रमण, आत्मविश्लेषण और शुद्धि का अभ्यास। तो ये सब हमने भावना योग के 4 चरण में भी देखा था, तो 4 चाबियां तो वही 4 हैं। पांचवी क्या आएगी वो हम देखेंगे। लेकिन दूसरी चाबी है प्रतिक्रमण, जो कि भावना योग का दूसरा चरण भी है। आत्मविश्लेषण और शुद्धि का अभ्यास। प्रतिक्रमण का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना। यह आत्मनिरीक्षण का एक गहन अभ्यास है। यह हमें अपनी गलतियों से उत्पन्न ग्लानि या अपराध बोध के बोझ से बाहर निकलकर क्षमा और आत्म सुधार की दिशा प्रदान करता है। जब हम अपनी भूलों को स्वीकार कर उनके लिए सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं तो हम मानसिक रूप से अत्यंत हल्का और निर्मल महसूस करते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रतिक्रमण क्या है। तीसरी चाबी भी, पहले जो भावना योग का तीसरा चरण है प्रत्याख्यान, तो तीसरी चाबी वही है संकल्प शक्ति का जागरण और नकारात्मकता का त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग करना या संकल्प लेना। जो मन बार बार नकारात्मक विचारों और आदतों में बिखरता है, प्रत्याख्यान उसे एकाग्र और नियंत्रित करने का एक सशक्त साधन है। यह आधुनिक मनोविज्ञान की थॉट रिप्लेसमेंट थेरेपी के समान है, जहां हम सचेत रूप से नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक संकल्पों में प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है कि आपके जो ब्रेन की वायरिंग है, जो जिस तरीके से भी आपकी ब्रेन की वायरिंग हो चुकी है, आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक नए थॉट के माध्यम से। तो अगर आपने एक नया बिलीफ बना लिया, अपने आप को एक नई कमांड देना शुरू कर दिया, तो आपका ब्रेन रीवायर होना शुरू हो जाएगा, विच इज लाइक अगेन आप अपने थॉट को रिप्लेस कर रहे हैं। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की यूज करके नया बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि मन में बार बार असफलता का विचार आए तो प्रत्याख्यान के माध्यम से हम मैं प्रयास करूंगा और सफल होऊंगा, या हर अनुभव एक सीख है, जैसे सकारात्मक संकल्पों को दृढ़ करते हैं। इससे हमारी संकल्प शक्ति जागृत होती है और हम चुनौतियों का सामना अधिक साहस से कर पाते हैं। चौथी चाबी है सामायिक, वर्तमान क्षण में जीने की अनुपम कला। सामायिक का अर्थ है समता में स्थित होना, अर्थात मन को भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं से हटाकर पूरी तरह वर्तमान के क्षण में केंद्रित करना। तो ना तो आपका पास्ट की मेमोरीज आप बार बार सोच रहे हैं, और ना ही आप फ्यूचर की किसी चिंता में हैं। यदि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो पा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो वो है सामायिक।
तो होना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आप बैठे भले यहीं पे हो, बैठे अब आप भले ही इंडिया में हो, लेकिन अगर आपने यूरोप जाने का प्लान बनाया है, तो आप ऑलरेडी यूरोप में होंगे, आप ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि अच्छा मुझे यहाँ जाऊंगा, मैं यूरो ट्रेन लूंगा, मैं यहाँ स्विट्जरलैंड किया होगा, स्विट्जरलैंड ऐसा है, ये है वो है। तो आपका दिमाग ऑलरेडी फ्यूचर में है, भले ही आप बैठे इंडिया में है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। और ऐसे ही अगर आप किसी पुरानी बात को याद कर रहे हैं बैठे बैठे, अरे उस आज के 5 साल पहले ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, उसने ये किया, उसने ये कहा, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, आप पास्ट में जी रहे हैं। तो समता में होने का सबसे पहला और बेसिक फंडा ये है कि आप ना तो पास्ट में हैं और ना ही आप फ्यूचर में हैं, आप प्रेजेंट में हैं। आज अभी इसी क्षण क्या हो रहा है, आज अभी इसी क्षण आप बस इसको सुन रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में हैं। अगर आप अभी इसको सुनते हुए भी आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, घर में क्या हो रहा है, खाने में क्या बनाना है, मुझे शाम को वहां जाना है, मैं ट्रेन में हूँ, कुछ भी अगर आपके माइंड में अभी इस मोमेंट पे कोई और थॉट चल रहा है सिवाय मुझे सुनने की बजाय, तो आप समझ लीजिए आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। तो सामायिक का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठेंगे तभी सामायिक होगा। सामायिक का मतलब है समता में स्थित होना, कि आप हर क्षण प्रेजेंट मोमेंट में हैं। यह यहाँ और अभी, हियर एंड नाउ में जीने का एक अभ्यास है। हमारा अधिकांश मानसिक कष्ट या तो अतीत के पछतावों से उपजता है या भविष्य की अनिश्चितताओं से। तो बी हियर नाउ मतलब आप अभी यहाँ और इसी क्षण हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें कि इस क्षण यहाँ और अभी यही है, तो आपका आधा मानसिक कष्ट वैसे ही दूर हो जाएगा, क्योंकि मानसिक कष्ट की जो जड़ है वो या तो अतीत का पछतावा है या भविष्य की अनिश्चितता है। सामायिक हमें इन दोनों से मुक्त कर वर्तमान की वास्तविकता में जीना सिखाती है। यह आधुनिक माइंडफुलनेस मेडिटेशन का ही एक शुद्ध और आध्यात्मिक स्वरूप है, जो हमें अपने प्रत्येक विचार, भावना और शारीरिक संवेदना के प्रति जागरूक बनाता है, बिना किसी निर्णय के। तो सामायिक जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन आजकल बहुत पॉपुलर है, वो उसी का एक रूप है, जो कि एक आध्यात्मिक रूप है। सामायिक आध्यात्मिक रूप है, माइंडफुल मेडिटेशन जो है एक मॉडर्न मेडिटेशन टेक्निक है। लेकिन उसके बॉटम में दोनों के एक यही है कि आप अपने भावना और विचारों के प्रति जागरूक हों और अपने अंदर संवेदनशीलता को बढ़ाएं। पांचवी जो चाबी है, जो अभी हम तक अब तक हमने नहीं देखी है, ये चारों तो हमने भावना योग के जो 4 चरण किए थे पिछले चैप्टर्स में उसमें हम देख चुके हैं। जो पांचवी चाबी है वो है नई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, की भावना निर्देशित ध्यान। आंतरिक उपचार के लिए हीलिंग विजुअलाइजेशन भावना योग के अभ्यासों में भावना निर्देशित ध्यान एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें व्यक्ति अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करके सकारात्मक भावनाओं और मानसिक अस्वस्थताओं को अपने भीतर अनुभव करता है। साधक कल्पना करता है कि हम स्वयं को और दूसरों को शांति, क्षमा, करुणा, प्रेम और समता जैसी सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। उदाहरण के लिए वह कल्पना कर सकता है कि शांति की एक सुनहरी शीतल प्रकाश धारा उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और उसके प्रत्येक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार का नाश को शांत कर रही है। यह प्रक्रिया केवल कल्पना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसा कि कहा गया है, हम जैसा हम अपने भीतर गहराई से देखते हैं और अनुभव करते हैं, वैसा ही हमारा बाहरी जीवन और व्यक्तित्व बनने लगता है। यह तकनीक न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार हमारा मस्तिष्क अनुभवों के आधार पर स्वयं को पुनर्गठित कर सकता है। तो जो हीलिंग टेक्निक है बेसिकली भावना योग की, जो पांचवी चाबी है, वो है भावना निर्देशित ध्यान। तो आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस से कल्पना करके अपनी मानसिक अस्वस्थता को दूर कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो हम एक उसमें एक अलग से एक्सरसाइज करेंगे कि हीलिंग टेक्निक से आप कैसे कर सकते हैं। आपने मेडिटेशन में और भावना योग में जो महाराज जी ने कई बार कराया है उसमें देखा भी होगा कि कमांड देने के बाद में मैं शांत हूं, मैं सहज हूं, उसके बाद में एक विजुअल जो होता है कि हाँ एक प्रकाश की एक धारा आ रही है जो मेरे शरीर को पूरी तरह प्रकाशित कर रही है, तो वो जो आप कल्पना कर रहे होते हैं वो एक हीलिंग मेडिटेशन है। तो उस हीलिंग मेडिटेशन से आप अपने अंदर की अ, तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार को शांत करते हैं।
और ये जो टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बेस्ड है, क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने मस्तिष्क अनुभवों के आधार पर स्वयं को पुनर्गठित कर सकता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्सपीरियंस की पावर से बनता है, राइट? तो हमारा ब्रेन अभी तक बन गया है, अभी तक हमारे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, अच्छे थे बुरे थे, तो उस हिसाब से हमारा ब्रेन अपने आप बन गया है। अब वो तो उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं कि हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। तो अब जब हम अगर विजुलाइज करके मेडिटेट करते हैं तो हम अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं उस मेडिटेशन में। तो हम एक ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल, मतलब आर्टिफिशियल एज इन लाइक कि ये हुआ नहीं है, लेकिन हमारी विजुअलाइजेशन में है, हमारी कल्पना में है। तो ये वास्तविकता में नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं एक अच्छे एक्सपीरियंस की, हम कल्पना कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो है वो शांति की प्रकाश धारा प्रभावित हो रही है, फॉर एग्जाम्पल। तो उस एक्सपीरियंस को भी हमारा ब्रेन फील करता है, क्योंकि ब्रेन ये नहीं जानता है कि चीज रियलिटी में हो रही है कि पास्ट में हो चुकी है या आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। ब्रेन सिर्फ अनुभव करता है, और अनुभव करना आपके हाथ में है। आप अनुभव बुरा भी कर सकते हो और आप अनुभव अच्छा भी कर सकते हो। आप इस क्षण बैठ के सुनामी के बारे में सोच के बुरा भी अनुभव कर सकते हो, और आप इसी क्षण बैठ के स्नोफॉल के बारे में सोच के अच्छा भी अनुभव कर सकते हो। आप स्नोफॉल के बारे में सोच के बुरा भी अनुभव कर सकते हो। तो सबका अनुभव अलग अलग है, राइट? तो आपको अनुभव आपके ऊपर है कि आप क्या अनुभव करते हैं, लेकिन आप जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही आपका ब्रेन घटित होता है। तो अगर इस मेडिटेशन में आप काल्पनिक रूप से अच्छा अनुभव करेंगे, तो आप अपने ब्रेन को पर्पसफुली अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका ब्रेन जो है पर्पसफुली रिफॉर्म होता जाएगा पॉजिटिविटी की ओर। तीसरा है वैज्ञानिक प्रमाण और आधुनिक शोध। भावना योग की प्रभावशीलता केवल आध्यात्मिक अनुभवों और प्राचीन ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इनके लाभों की पुष्टि करता है। पिछले कुछ दशकों में हुए अनेक न्यूरोसाइंटिफिक और मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने दर्शाया है कि ध्यान, प्रार्थना और सचेतनता, यानी कि माइंडफुलनेस के अभ्यास से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस में साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो फर्स्ट है डिप्रेशन में कमी। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि नियमित ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से डिप्रेशन के लक्षणों में 40 से 50% तक की कमी आ सकती है। यह उतना ही प्रभावी हो सकता है जितना कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, बिना किसी दुष्प्रभाव के। सेकंड है चिंता या एंजाइटी का नियंत्रण। शोध बताते हैं कि इन अभ्यासों से एंजाइटी के स्तर में उल्लेखनीय कमी, लगभग 60% तक आती है। यह पैनिक अटैक और असामान्यीकृत चिंता विकारों के विशेष रूप से प्रभावी पाया गया है। तीसरा है आत्म जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता। भावना योग के अभ्यास से आत्म जागरूकता, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, और भावनात्मक स्थिरता, यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी के अभूतपूर्व वृद्धि करते हैं। व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम रहता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क रसायन में संतुलन। प्रार्थना, ध्यान और सामायिक जैसे अभ्यास मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन के स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं। इन रसायनों को संतुलन हम स्वाभाविक रूप से खुश इस रसायनों का संतुलन हमें स्वाभाविक रूप से खुश, शांत और प्रेरित महसूस कराता है। तो अगर हमारे मस्तिष्क में ये हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, तो हम नेचुरल रूप से खुश, शांत और प्रेरित महसूस करते हैं। और बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, और दवाइयां डॉक्टर क्या देता है? इन हार्मोन्स को बैलेंस करने की। लेकिन अगर आप खुद ही भावना योग से अपने हार्मोन्स को बैलेंस में ले आए, अपना स्वाभाविक रूप से खुशी, शांत स्वभाव अपना जनरेट कर लें, तो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी इन सब में दवाइयों की जरूरत ही नहीं रहेगी, और ये 50 to 60% ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बेहतर नींद और एकाग्रता। इन अभ्यासों से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में एकाग्रता बढ़ती है। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष भावना योग की सदियों पुरानी अवधारणा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मान्य करते हैं, और दर्शाते हैं कि यह मानसिक कल्याण के लिए एक ठोस और विश्वसनीय मार्ग है। तो इन सारे निष्कर्ष से पता चलता है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक मानसिक कल्याण के लिए एक फुल प्रूफ साइंस है, जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। भावना योग क्यों है इतना प्रभावी? तो इसके पीछे हम देखते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस के रीजंस क्या है। तो भावना योग की असाधारण
प्रभावशीलता के पीछे कई गहरे कारण हैं। जड़ पर प्रभाव, प्रहार, ना कि केवल लक्षणों पर। तो ये रूट पे काम करता है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स पर। यह केवल सतही लक्षणों का उपचार नहीं करता, बल्कि समस्या की जड़ यानी असंतुलित भावना और नकारात्मक विचार पैटर्न में जाकर परिवर्तन करता है। यह उस स्रोत को ठीक करने जैसा है जहां से समस्या उत्पन्न हो रही है, ना कि केवल लक्षणों को दबाना। सेकंड है रोकथाम और उपचार दोनों में सहायक। यह न केवल मानसिक समस्याओं की रोकथाम में प्रभावी है, बल्कि मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों में भी प्रभावशाली सहायक चिकित्सा के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये सिर्फ प्रिवेंशन नहीं है, ये ट्रीटमेंट के रूप में भी काम कर सकता है। कि एक तो ये है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको ये बीमारियां होंगी ही नहीं, अगर आप भावना योग का नियमित अभ्यास करते हैं। और एक दूसरा है कि अगर आपको ये बीमारियां हो गई हैं और फिर आप भावना योग का अभ्यास करते हैं, तो भावना योग से ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आंतरिक शक्ति का विकास। भावना योग व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और विकसित करने में मदद करता है। इससे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। फोर्थ है जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करना। आज के युग में जहां अनेक अकेलापन, अस्थिरता, नशे की लत और यहाँ तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भावना योग जीवन में आशा, शांति और गहरा उद्देश्य प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने अस्तित्व के महत्व का एहसास कराता है। यह आत्म खोज की एक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। जब व्यक्ति अपने आप को, अपनी आंतरिक गहराइयों को पहचानता है, तब उसे किसी और से बाहरी मान्यता या प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती। और यह गहन आत्म पहचान भावना योग के निरंतर अभ्यास से सहज ही प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि भावना योग मानसिक शांति और सौहार्द का पर्याय कैसे है। भावना योग केवल कुछ तकनीकों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है, एक दर्शन है जो हमें मानसिक शांति और सौहार्द की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर देना। अर्थात परिस्थितियों के आवेग में बहकर तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया देने की बजाय रुककर, सोच समझकर और शांतिपूर्ण ढंग से जवाब देना। यह हमें सिखाता है द्वेष नहीं, दया और करुणा रखना। दूसरों की गलतियों या नकारात्मक व्यवहार पर द्वेष पालने की बजाय उनके प्रति दया और करुणा का भाव विकसित करना। यह समझते हुए कि हर कोई अपने संघर्षों से जूझ रहा है। यह हमें सिखाता है कि चिंता नहीं, चर्या बदलना। व्यर्थ की चिंता में ऊर्जा नष्ट करने की बजाय अपनी दिनचर्या, आदतों और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना, जो वास्तविक समाधान की ओर लेके जाए। यह हमें सिखाता है बाहरी शोर नहीं, आंतरिक शांति में जीना। दुनिया के कोलाहल और विकर्षणों के बीच भी आप अपनी भीतर आंतरिक शांति और स्थिरता का केंद्र बनाए रखना। तो ये हमें भावना युग क्या क्या सिखाता है कि आप प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर दें। रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। तो अगर आप सोच समझ कर रुक कर जवाब देंगे तो आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज पे, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप द्वेष नहीं, दया और करुणा रखें। जो अगर सामने नेगेटिव या गलत व्यवहार कर भी रहा है, तो वो भी किसी ना किसी भावनात्मक उससे जूझ रहा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इंसान किसी ना किसी संघर्ष से जूझ रहा है, तो उसके प्रति आपके अंदर दया और करुणा के भाव विकसित होते हैं। चिंता नहीं, चर्या बदलना। तो आप किसी अपनी एनर्जी को चिंता में नष्ट करने की बजाय अपनी आदतों में और दृष्टिकोण में पॉजिटिविटी लेके आते हैं भावना योग से। और आप बाहरी शोर नहीं, आंतरिक शांति में जीने लगते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाता है, आपके अंदर एक इनर पीस का डेवलपमेंट होता है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को निर्मल, विचारों को शुद्ध और भावनाओं को संतुलन करने की एक सतत साधना है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। निष्कर्ष। स्वस्थ मन, सुखी जीवन। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि मन को स्वस्थ किए बिना शरीर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हमारे संबंधों और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता की नींव है।
और मन तभी स्वस्थ और संतुलित हो सकता है जब हमारी भावनाओं के जटिल संसार को साहस और सॉरी मन तभी स्वस्थ और संतुलित हो सकता है जब हम अपनी भावनाओं के जटिल संसार को साहस और ईमानदारी से देखना, उन्हें गहराई से समझना, बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और फिर उन्हें सकारात्मक दिशा में रूपांतरित करना सीखें। तो पहला क्या है? जागरूकता लाना, जो हम इनिशियली भी देते आए हैं कि अवेयरनेस बढ़ाएं अपनी भावना के प्रति, उन्हें ईमानदारी से देखें। उसके लिए थोड़ा साहस लगेगा, लेकिन आप उसे ईमानदारी से देखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते जाएंगे तो आपको वो अपनी भावना समझ में आने लगेगी। और फिर उस भावना को स्वीकार दे करना कि हाँ, ये भावना है। फिर उस स्वीकार करने के बाद में आप उस भावना को सकारात्मक दिशा में रूपांतरित कर सकते हैं। भावना योग इसी भावनात्मक रूपांतरण की एक अत्यंत सरल और सहज और सशक्त विधि है। यह हमें आत्म जागरूकता, आत्म स्वीकृति और आत्म नियंत्रण के माध्यम से, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से एक अतिक शांत, संतुलित और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। भावना योग का मार्ग अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को एक शांत, स्थिर और आनंदमय आश्रय बना सकता है, जहां बाहरी दुनिया की उथल पुथल का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो भावना योग का अगर आप मार्ग अपनाकर अपने मन को शांत और स्थिरता की अवस्था में ले आते हैं, जहां पर आपका मन सदैव आनंदमय है, तो बाहरी दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो रही हो, उसकी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। मन की उलझी हुई गांठें जब धैर्य और अभ्यास से खुलने लगती हैं, तभी जीवन की अपनी वास्तविकता सुंदरता तभी जीवन की अपनी वास्तविक सुंदरता और आनंद के साथ मुस्कुराने लगता है। सॉरी, मैं इसको वापस पढ़ती हूँ। मन की उलझी गांठें जब धैर्य और अभ्यास से खुलने लगती है, तभी जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता और साहस के साथ मुस्कुराने लगता है। तो जब आपके मन की उलझी हुई गांठें अभ्यास के साथ आप खोलने लगते हैं और उसके साथ धैर्य रखते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, ये एक दिन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए ऐसा नहीं होता है। तो आप जैसे जैसे नियमित अभ्यास करते जाएंगे, तो अभ्यास से आपके मन की उलझी हुई गांठें खुलती जाएंगी और जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता और आनंद के साथ मुस्कुराने लगेगा। तो इसी कामना के साथ में आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को।